हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए देखते हैं लोग संगम काल के बारे में। देखिए, ये जो संगम काल चालू हुआ था 100 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 250 ईसा ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहा गया। कहने का मतलब, थोड़ा पेंसिल पतला है। कहने का मतलब कि 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य जो दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं को संरक्षण के लिए, रक्षा के कवियों के लिए विशाल जो सम्मेलन हुआ था, 3 सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो 3 सम्मेलन बुलाया गया था पांड्य राजाओं को संरक्षण के लिए, उन्हीं सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम कहा गया था। ठीक है, इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। और जो जिस सम्मेलन में कवियों को बुलाया गया था, उसी सम्मेलन में कवियों के द्वारा बहुत से सारे तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। और वो रचना करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतिहास में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। तो आइए हम लोग तीनों संगम के बारे में जानते लो। तो पहला संगम है कि प्रथम संगम। ठीक है, प्रथम संगम। तो देखिए, प्रथम संगम में ये दक्षिणी मदुरई में हुआ था। जो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था प्रथम संगम का, कहाँ हुआ था, दक्षिण मदुरई में हुआ था। और इसका अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। कौन थे, अगस्त ऋषि थे। और इस सम्मेलन में 89 राजाओं का क्या हुआ था, भाग लिए थे। 89 राजाओं ने यहाँ इस सम्मेलन में आए हुए थे। कहते वर्तमान में दक्षिण मदुरई जलमग्न हो गया। यानी कहने का मतलब वहाँ पे दक्षिण मदुरई में पानी पानी ही हो गया। सिर्फ वो क्या हो गया, पानी से भर गया, जिसके कारण वहाँ संगम में लिखे गए साहित्य की कोई जानकारी नहीं मिली। और वो प्रथम संगम का भी कोई जानकारी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो उसके बाद हम द्वितीय संगम हुआ। कौन सा हुआ, द्वितीय संगम हुआ। ठीक है, ये कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था द्वितीय संगम। देखिए, प्रारंभ में इस मतलब शुरुआत में इसके जो अतिथि थे, आचार्य अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि ने किया था। कौन किए थे, आ जाए यार, अगस्त ऋषि ने। ठीक है, लेकिन बाद में तोल्कापियम ने क्या किया, इसका अध्यक्षता किया। इसी इसी सम्मेलन में तोल्कापियम नामक क्या किया, तमिल साहित्य की रचना कर दी। कौन, द्वितीय संगम काल में। ठीक है, और इसमें 59 राजाओं ने भाग लिया था। कितना, 59 राजाओं ने क्या किया था, हिस्सा लिया था द्वितीय संगम में। अब आइए हम लोग तृतीय संगम के बारे में जानते हैं लोग। आप लोग देखिए, इस संगम में मात्र हम ज़्यादा क्वेश्चन इसमें याद नहीं रखना। सबसे पहले इसमें याद लिया था कि प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के शुरुआत में अगस्त, लेकिन बाद में कौन है, तोल्कापियम। देखिए, प्रथम सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो 89 राजाओं ने। द्वितीय सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया था, 59 यानी 59 राजाओं ने भाग लिया था। बस इतने, यही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम तीसरा संगम के बारे में पढ़ते हैं लोग। देखिए, इसका जो अध्यक्ष थे निकियर ने किया था। कौन किया था, निकियर। ठीक है, तीसरा जो तृतीय संगम होता है उसका निकियर क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें 49 राजाओं ने क्या किया था, भाग लिया था। कितने राजाओं ने, 49 राजाओं ने। देखिए, इस संगम में लिखे गए साहित्य का भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। कहने का मतलब जो तीसरे संगम काल हुआ था, तीसरा जो सम्मेलन हुआ था संगम का, उसमें भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए हैं। कहने का मतलब ये देखिए, नोट जो हुआ ना, ये आप लोग याद रखिएगा लोग कि तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे, तो तमिलनाडु में हुए हैं। ठीक है, और अगस्त ऋषि बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में बस गए थे। कहने का मतलब जो अगस्त ऋषि तीन अध्यक्ष थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, अगस्त ऋषि कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। और कहाँ जाकर बसे हुए थे, तो तमिलनाडु में क्या हुए थे, वो बस गए थे। अगस्त ऋषि को तमिलनाडु का जनक कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि तमिल साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त ऋषि को। किसको, अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए, पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को
शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। कहने का मतलब जो पांड्य राजा थे उस समय, ठीक है, उनके द्वारा जो संगम में जितने भी शाही इति हुए थे, सम्मेलन हुए थे, उसमें क्या है, संरक्षण यानी रक्षा करने के लिए क्या किया था, सुरक्षा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो पांड्य राजाओं के द्वारा। तो आइए अब हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ते हैं, संगम काल के राज्य के बारे में पढ़ते हैं लोग, जानते हैं लोग, ठीक है। किधर चलती तू? देखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राजाओं का उदय हुआ था। कहने का मतलब कि एक नदी था जिसका नाम क्या था, कृष्णा नदी था, ठीक है। और उसके दक्षिण में कितने राजाओं का, राज्यों का निर्माण हुआ था? 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। वो तीनों राज्य कौन कौन थे? तो आइए देखते हैं। पहला राज्य था चेर, दूसरा था पांड्य और तीसरा था चोल। पहला क्या था? चेर, दूसरा पांड्य और तीसरा क्या था? चोल। तो अब हम लोग चेर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चेर के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है, चेर वंश के बारे में। तो आइए चेर वंश के बारे में देखते हैं लोग, जानते हैं लोग। देखिए, संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन जो वंश था वो कौन वंश था? चेर वंश था। जबकि चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय था, यानी जहाँ पर्वत हो, पहाड़ हो, उसी का क्या बोला जाता है? उसका अर्थ होता है चेर, ठीक है। हो देखिए, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरा पद कहा गया है। कहने का मतलब जो चेर वंश थे, यानी चेर वंश थे, तो एक ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ? ऐत्रेयी ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ था, जिसमें इस वंश को क्या बोला गया है? तो चेरा पद बोला गया, ठीक है। और अशोक के जो द्वितीय अभिलेख है, उस द्वितीय अभिलेख में उसे केरल पुत्र के नाम से जाना गया। किसको? चेर वंश को। कौन से वंश को? चेर वंश को। कहते इनका जो क्षेत्र था, केरल का क्षेत्र था, जो रहते थे क्या थे? केरल का क्षेत्र थे मलाबार में। यह केरल का प्राचीन नाम था। कौन? चेर वंश क्या था? उसका प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी बंजी या करूर करूर को बनाया गया था। किसकी राजधानी? चेर वंश की राजधानी किसको? बंजीर या करूर को बनाया गया था। कहते जो इनका राजकीय चिन्ह चिन्ह था क्या था? धनुष था। जो राम जी लेकर मारते हैं धनुष, वही वाला धनुष था, ठीक है। इस वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था कौन था? मुजरिस बंदरगाह था, जो कि रोमन व्यापार, क्या कहते हैं, जो रोमन थे वो व्यापार के लिए क्या कहते हैं, अपना मुख्य केंद्र बनाए हुए थे। किसको? मुजरिम को। जो मुजरिस मुजरिस क्या था? एक बंदरगाह था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जरेल था। कौन था? उदयन जरेल। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन जरेल था, ठीक है। देखिए, उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज करवाया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि महाभारत युद्ध के सैनिकों को किसने भोज करवाया था? तो उदयन जरेल ने क्या कह रहा था? वो भोज करवाया था, ठीक है। अगला शासक सेन गुटवन था। इसे लाल चेर भी कहते हैं। अगला शासक कौन था? सेन गुटवन। इसे क्या कहता है? लाल चेर भी कहते हैं। 2 नाम से जानता है सेन गुटवन का। ये सेन गुटवन और दूसरा है क्या? लाल चेर। इस वन का सबसे प्रतापी शासक जो था ना, वो कौन था? सेन गुटवन था। कौन था? सेन गुटवन था। देखिए, सेन गुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, ठीक है। पत्नी पूजा को कणकी पूजा भी के नाम से भी जाना जाता है। और पत्नी पूजा किसने शुरू किया था? तो सेन गुटवन ने किया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। मैंने कहने का मतलब जो कोई चीज़ होता है तो उसमें जो गेस्ट आते हैं लोग, तो उसमें मेन गेस्ट बोला जाता है चीफ गेस्ट। तो जो उन्होंने पूजा किया था, पत्नी पूजा किया था, उसमें सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन थे? तो श्रीलंका के राजा थे, ठीक है। और बाकी पड़ोसी राजाओं को भी क्या किया था? वो आमंत्रित किए हुए थे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इस वंश का जो अगला शासक था आदिगमन था, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी, यानी शुरू की थी, ठीक है। तो जैसे आ जाएगा कि जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को कि कौन से राजा गन्ने की खेती को शुरू किए थे? तो आदिगमन ने। और चाहे पूछ देगा किस वंश के राजा ने गन्ने की खेती शुरू किया? चेर वंश के राजा ने, ठीक है। चेर वंश का अंतिम शासक कुडकय्यल जरेल थे। कौन थे? कुडकय्यल जरेल थे, जिसने हाथी की आँख वाला कहा जाता था। किसे? उसे हाथी की आँख वाला कहा जाता, यानी वो लग रहा था उसका आँख क्या था? बड़ा बड़ा था। तो चेर वंश का जो अंतिम शासक कौन था?
कुडकय्यल थे, ठीक है, कुडकय्यल जरेल थे। देखिए इस शासक के समय पेरुन जरेल पीरपोई विद्वान का संरक्षक था। यानी कहने का मतलब किसके शासक समय, कुडकय्यल शासक के समय एक व्यक्ति था कहते पेरुन जरेल, ठीक है, वो विद्वान क्या करता, रक्षा करता था। दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी में चेर वंश का क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सा वंश समाप्त हो गया, चेर वंश समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कौन सा वंश, पांड्य वंश पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे पांड्य वंश है अभी, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे लोग, पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि पर डे आप लोग को वीडियो क्या करें हम भी अपलोड करते रहें। चलिए थैंक यू वेरी मच।